नमस्कार दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जब भी ये नाम आपके सामने आता है आई एम श्योर एक बार तो नीरव मोदी का इमेज सामने आता होगा, क्योंकि नीरव मोदी ने बड़ा चूना लगाया था पंजाब नेशनल बैंक को। खैर जो भी है, अब यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है कि 2,500 करोड़ रुपए का लगभग एक और बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसको पीएनबी ने आरबीआई को बताया। आप देख सकते हो खबर, पीएनबी रिपोर्ट्स रुपीज 2,434 करोड़ बोरोवल फ्रॉड लिंक्ड टू फॉर्मर श्री प्रमोटर्स टू आरबीआई। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये श्री के प्रमोटर्स कौन हैं। यहां पर जो रिपोर्ट किया गया है 2,500 करोड़ रुपए, ये क्यों हुआ है, क्या होता है इसका मतलब, पीएनबी ने क्यों आरबीआई को बताया, आगे इसको लेकर क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है क्रिसमस सेल का, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगभग 50% का फ्लैट डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हो। जैसे 2027 का हमारा बैच है, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। ये आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केस के बैकग्राउंड को देखते हैं। क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है लगभग 2,434 करोड़ रुपए का बोरोवल फ्रॉड। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये बोरोवल फ्रॉड होता क्या है। ये बेसिकली जिम्मेदारी बनती है किसी भी बैंक की कि वो आरबीआई को बताए इसके बारे में अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है। और ये जो फ्रॉड है, ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली जो श्री ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अब श्री ग्रुप क्या है? श्री ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इन दो कंपनीज के बारे में, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। अब इनके नाम में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है फाइनेंस, राइट। तो ये बेसिकली एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आप सब जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे एनबीएफसीज हैं। इनफैक्ट 2018-19 में तो एक बड़ा क्राइसिस आया था एनबीएफसी का, जिसमें एक बड़ा नाम था आईएलएफएस, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे एनबीएफसीज थे जो कि खराब भी हुए हैं, डूबे भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये जो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और जो श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है, तो ये जो एनबीएफसीज थे ये बेसिकली इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में डील करते थे। क्या है कि अलग अलग एनबीएफसीज का अलग अलग रोल होता है। जैसे आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस सुना होगा, वो भी एनबीएफसी है। तो वो बेसिकली घर अगर आप लेते हो या फिर घर से रिलेटेड कोई भी लोन चाहिए तो वो आपका देते हैं, राइट। तो एक बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन वो बैंक नहीं होते हैं, एनबीएफसी थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इसी की वजह से ये जो दो एनबीएफसीज हैं, इनमें ये पूरा फ्रॉड हुआ है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि ये बोरोवल फ्रॉड का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया ना कि पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि ये बोरोवल फ्रॉड है। बोरोवल फ्रॉड तब होता है कि जब कोई कंपनी लोन लेती है लेकिन उसका मिसयूज करती है या फिर डाइवर्ट कर देती है। जैसे विजय माल्या के केस में यही हुआ ना, कि यहां पर जिस चीज के लिए आपने पैसा लिया, लेकिन आपने जिस चीज को बोल कर लिया पैसा, आप वहां पर पैसा नहीं लगाए, आप कहीं और लगा लिया। आपका कोई बिजनेस है, मान लो शू बनाने की फैक्ट्री है, जूता बनाने की, तो यहाँ पर आप जो भी पैसा ले रहे हो शू बनाने के लिए, उसके रॉ मटेरियल बाकी चीज़ों में खर्च करोगे फैक्ट्री बनाने में। अब आपने अलग से अपना घर बना लिया, कहीं और पैसा डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं तो इसको हम बोरोवल फ्रॉड कहते हैं। और क्या है कि जब भी आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन करना होगा, तो वो आप करते हो। फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी और कोलैटरल है वो भी कई बार आप ओवर स्टेट कर देते हैं। मतलब आपने लोन लिया किसी चीज़ के बेसिस पर कि मेरा ये एसेट है, अगर कल के डेट में कुछ भी होता है तो ये मेरा एसेट है, काम आएगा। लेकिन उस एसेट की मान लो वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, लेकिन आपने जानबूझकर उसको इन्फ्लेट कर दिया कि 1,000 करोड़ रुपए का है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उसको आप ओवर स्टेट कर देते हो। और जो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है उसको भी आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी औकात है कि 50 रुपये ही आप दे पाओगे महीने में, ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपने बैंक को बोला कि नहीं मैं तो 500 रुपये दे दूंगा, ठीक है, आपको ईएमआई। तो इस तरह की जब भी चीज़ें होती है ना, इसको हम बोरोवल फ्रॉड कहते हैं। तो इस केस में पीएनबी ने फॉरेंसिक और इंटरनल रिव्यू किए और उससे कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर जो पैसा लिया गया था इन दोनों कंपनीज के द्वारा, वो बिजनेस के अलावा कहीं और भी डाइवर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। देखो क्या होता है ना कि कोई भी बिजनेस आज के डेट में, जितने भी बिजनेस हैं बड़े बिजनेस, वो लोन लेते हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक है, लोन लेना भी चाहिए। बिना लोन के चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। अब क्या होता है कि जब आप उस लोन का पैसा सही जगह लगाते हैं, बाई चांस मान लो, जरूरी नहीं है ना कि कोई भी बिजनेस 100% चलेगा ही चलेगा, हो सकता है बिजनेस डूब जाए, उस केस में आप लोन नहीं रिपे कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। उसमें यहाँ पर डिफ्रॉड मतलब इंटेंट आपका देखा जाता है
कि बिजनेस आपने चलाने की कोशिश की, आपका बिजनेस नहीं सक्सेसफुल हुआ और आपने जो पैसा लिया था, उधार लिया था, वो आप नहीं रिपे कर पा रहे, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर आपने पैसे को ही अलग जगह लगा दिया, दूसरी जगह लगा दिया, तो वो बहुत बड़े फ्रॉड के अंदर में आता है। तो ये आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पर 2,434 करोड़ रुपए में अगर आप देखोगे, जो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड है उसमें करीब 1240 करोड़ रुपए का फ्रॉड, और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड में 1193 करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो ये जो एक्सपोजर है, दीज आर रिलेटेड टू लोन सैंक्शन बिफोर द कंपनीज एंटर्ड इंसॉल्वेंसी। क्या है कि ये जो दोनों कंपनीज हैं इंसॉल्वेंसी में जा चुकी हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी में जाने के पहले कितना लोन था, कितना उधार था, वो मैं आपको ये पर्टिकुलर फिगर बता रहा हूं। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का कितना रोल है इसमें? देखो, क्या है कि ये जो दोनों कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक से ही पैसा उधार लिया है। पंजाब नेशनल बैंक इज वन ऑफ द सेवरल लेंडर्स ऑफ श्री ग्रुप। अब हो सकता है कि आगे चलकर और भी कई बैंक सामने आएंगे, उनका भी कहना होगा कि देखो, इस कंपनी ने हमसे भी पैसे लिया था, नहीं दे पा रहे हैं, फ्रॉड हुआ है। तो डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी के बाद यहां पर क्या है कि पीएनबी ने फॉरेंसिक ऑडिट कराई थी, ट्रांजैक्शन लेवल स्क्रूटनी हुई थी, एंड यूज वेरिफिकेशन ऑफ फंड्स हुआ था। और इन सब जो कंडक्ट किया गया पीएनबी के द्वारा इंक्वायरी, उसके बेसिस पर फाइंडिंग्स में पता चला, इसी के लिए यहाँ पर ये जो अकाउंट्स है दोनों कंपनीज के, इसको फ्रॉड बताया है। और यहाँ पर एक मास्टर डायरेक्शन दिया हुआ है सभी बैंकों को देश में कि जब भी इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती हैं तो कंपलसरी आपको ये बताना होगा। और इसीलिए आरबीआई को रिपोर्ट किया गया, और तब जाकर पब्लिक को पता चला, हमें पता चला। और इसी को देखते हुए पीएनबी ने जो क्रिमिनल और रिकवरी की प्रोसीडिंग्स होती है उसको भी इनिशिएट कर दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पीएनबी को क्या आगे लॉस होगा इसकी वजह से? क्या उसका प्रॉफिट मान लो आगे आने वाले क्वार्टर में जो दिखाया जाएगा उसमें लॉस होगा? देखो, मैं आपको बता दूं, पीएनबी का कहना है कि उसने ऑलरेडी 100% प्रोविजनिंग कर रखी है। प्रोविजनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मान लो जब भी कोई बैंक का रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा, बैंक बताती है ना कि उसका रेवेन्यू इतना बढ़ा, उसका प्रॉफिट इतना बढ़ा। तो जैसे मान लो किसी बैंक का प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन अब बैंक का काम ही है ना कि उधार लेना और उसको पैसा देना, उधार पर देना, लोन देना। अब जरूरी नहीं है कि 100% लोन जो पैसा उसने दिया वापस आएगा, उसमें हो सकता है 5 रुपए वापस ना आए, ठीक है। तो उस केस में जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो पीएनबी मान के चलती है कि मेरा 5 करोड़ रुपए हो सकता है लॉस हो जाए, तो 100 करोड़ रुपए में से ये 5 करोड़ रुपए हटा देती है। मतलब एक प्रकार से पहले ही पीएनबी उसको लॉस में मान के चल रही है। ये बैंक करती रहती हैं, और ये एक्चुअली नियम भी है आरबीआई की तरफ से कि आपको इतना इतना प्रोविजनिंग करना है। तो यहाँ पर बैंक का ये कहना है कि उसने ऑलरेडी 100% प्रोविजनिंग पहले कर रखी है, पहले ही उसको 100% लॉस मान रखा है। हाँ, आगे चलकर फ्यूचर में जो भी अगर पैसा आएगा पीएनबी के पास, तो वो प्रॉफिट में ही काउंट होगा। तो नए वाले बैलेंस जो भी आपका रिपोर्ट किया जाएगा, नया फाइनेंस जो स्टेटमेंट जारी होगा, तो उसमें प्रॉफिट पर या फिर कैपिटल एडिक्वेसी पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पीएनबी का कहना है। क्योंकि पीएनबी ने ऑलरेडी पास्ट में अपने प्रॉफिट में से इसको डिटेक्ट कर रखा था, उसको कम कर दिया था। खैर, यहाँ पर मैं अगर आपको इंसॉल्वेंसी का एंगल बताऊं, तो क्या होता है ना कि दोनों ही जो कंपनीज हैं उसको इंसॉल्वेंसी के तहत भेजा गया है। क्या है कि एनसीएलटी आप सबको पता होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2016 में एक कानून आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसी के तहत एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये आपका किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। जो भी कंपनी डूबती है, लोन रिपे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो इन सारी चीज़ों को देखती है कि उस कंपनी के एसेट्स का क्या होगा, क्या फ्यूचर में कोई कंपनी है उसको खरीदना चाहे खरीद सकती है। तो देखो, यहाँ पर क्या है ना, जो आईबीसी है वो कंपनीज को रिजॉल्व करती है। यहाँ पर ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बताती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फाइनेंस की बात होती है इंसॉल्वेंसी के अंदर। हाँ, इंसॉल्वेंसी के दौरान अगर कोई भी फ्रॉड पकड़ा जाता है, कुछ भी होता है, तो सीबीआई एक्शन ले सकती है, ईडी एक्शन ले सकती है, प्रमोटर्स को पकड़ा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, उनके पर्सनल एसेट्स को अटैच किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर की जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार प्रमोटर्स पर ही क्यों फोकस हो रहा है? एक चीज़ आप समझिए, क्या है कि पीएनबी का ये कहना है कि जब ये फ्रॉड हुआ था, जब ये चीज़ें हुई थी, तो उस समय जो प्रमोटर्स थे वो कंपनी के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे चलकर मान लो इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई नया मैनेजमेंट आया है और पता चला उसी के ऊपर गाज गिर गई, आगे चलकर उस दूसरे मैनेजमेंट को पकड़ लिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिसने फ्रॉड किया है, यहाँ पर प्रमोटर्स का रोल इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर्स ने फ्रॉड किया। प्रमोटर्स वही होते हैं जिन्होंने बेसिकली कंपनी बनाई, उसको चलाया,
ठीक है, धीरे धीरे वो अपना शेयर हटाते जाते हैं और दूसरा मैनेजमेंट टेक ओवर करता जाता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी प्रमोटर्स की है, ये पीएनबी का कहना है। तो इससे होगा क्या कि कोई भी नया मैनेजमेंट आएगा उसका प्रोटेक्शन रहेगा, उसको परेशान नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक भरोसा भी जगता है कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है हमारे देश में वो मजबूत है। खैर, यहाँ पर एक और चीज़ है, रेगुलेटरी और लीगल कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होगा। देखो, इस फ्रॉड के बाद जाहिर सी बात है आरबीआई अपनी जो ओवरसाइट है उसको और इंटेंसिफाई करेगी। बैंक यहाँ पर सीबीआई से कंप्लेन फाइल कर सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है, प्रमोटर्स को अरेस्ट किया जा सकता है, उनके जो एसेट्स हैं वो अटैच किए जा सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन ये पूरा जो फ्रॉड पकड़ा गया है, ये इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या है भारत के बैंकिंग सिस्टम्स के अगर बारे में आप बताऊं, ये क्यों इतना ज़्यादा मायने रखता है। देखो, आपको एक चीज़ समझना है कि ये फ्रॉड दिखाता है कि कैसे 2018 के पहले एनबीएफसीज के द्वारा बहुत एग्रेसिव तरीके से लेंडिंग की जाती थी। मतलब जो आया जैसे आया बस पैसे दे दो, बांट दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बैंक्स कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते थे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को, उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पकड़ी गई। 2018-19 के बाद जो एनबीएफसी क्राइसिस आया था जिसमें आईएलएफएस डूब गया, राइट। तो इन सब के बाद बहुत सारे नए रूल्स और नियम्स आए थे और इसी की वजह से यहाँ पर जब भी कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है तो नॉर्म्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए कि आपको तुरंत बताना पड़ेगा, डिले नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लो यही चीज़ 2018 के पहले हुई होती तो हो सकता है कि अभी इसको पता चलने में 2 साल, 4 साल, 5 साल और लग जाते। लेकिन क्योंकि नियम चेंज किए गए थे कि तुरंत बताना चाहिए, इसीलिए आज हमें इसके बारे में पता चल पा रहा है। तो आई होप दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ी खबर आई है कल पीएनबी के द्वारा बताया गया 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हमारे देश में जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, आज रात 12 बजे तक क्रिसमस सेल का फायदा उठा सकते हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए। कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, किसी भी चीज़ों को जानना है तो इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, स्टडी IQ IAS की क्रिसमस सेल लाइव है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। इस सेल में मिल रहा है यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन। यह प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड मेंटरशिप्स। सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल हो रही हैं। आज का डिसीजन आपकी यूपीएससी जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। तो स्टडी IQ ऐप खोलिए, P2I बैच सर्च करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।